नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा डिबेट शो दो टूक प्रसारित होता है। और हम आपसे लगातार आपको ये याद दिलाते हैं, आपको बताते हैं कि हमारा वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ का पर्दाफाश सबूतों के साथ करते रहेंगे। बिहार में पहले चरण का जो मतदान होना है, उसके लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब पूरा फोकस दूसरे चरण के मतदान पर होगा। पहले चरण में जो है मतदान, वो 6 नवंबर को मतदान होना है, कुल मिलाकर 121 सीटों पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहले चरण के मतदान में आपको वोट चोरी या फिर जो है एसआईआर का मुद्दा कितनी बार सुनाई दिया? बहुत बड़ी मुश्किल से आपको, शायद राहुल गांधी की 1-2 सभाओं में या तेजस्वी की 1-2 सभाओं में कुछ मिनटों के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए एसआईआर या वोट चोरी का मुद्दा आपको सुनाई दिया होगा, क्योंकि बिहार के जो करोड़ों करोड़ जिनके वोट हैं, उनके लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि बिहार में जो लोग हैं उनके वोट कटे नहीं। लेकिन आज से एसआईआर की जो दूसरा चरण था वो देश में शुरू हो गया। और अब तक जो बिहार में जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वोट चोरी का, चुनाव आयोग के ऊपर हमले करने का, वो नैरेटिव अब आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देना शुरू हो गया है। केरल में, तमिलनाडु में दिखाई देगा। ये तमाम विपक्षी राज्य हैं और सवाल ये उठता है कि आखिर इन विपक्षी पार्टियों को एसआईआर से दिक्कत क्या है? लेकिन जब मैं आपसे ये तमाम बातें कर रहा हूं, आपको यकीन दिला रहा हूं, आज मैं इस मुद्दे पर बात करने नहीं वाला। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, इसका जिक्र करके मैं आज के मुद्दे की तरफ आऊंगा। और ये रिपोर्ट जानते हैं क्या कहती है? ये रिपोर्ट ये कहती है कि केरल में, जहां पर अब वामपंथी पार्टियां, पहले तो कांग्रेस पार्टी जो है एसआईआर का विरोध कर रही थी, अब वामपंथी पार्टियां भी केरल में एसआईआर का विरोध कर रही हैं। क्योंकि ये केरल की रिपोर्ट है मेरे पास, और ये रिपोर्ट कहती है कि केरल में वहां की जो कुल आबादी है वो 3 करोड़ 60 लाख है। गौर से सुनिएगा, केरल की आबादी 3 करोड़ 60 लाख है, लेकिन केरल में आधार कार्ड बने हैं 4 करोड़ 9 लाख 68 हजार। यानी जितनी आबादी नहीं, उससे ज्यादा केरल में आधार कार्ड बने हुए हैं। अब ये जो आधार कार्ड बने हैं, वो ये दरअसल जो हैं, ये घुसपैठियों के हैं, फर्जी वोटर्स के हैं। इसका फैसला तो एसआईआर होगा तो हो जाएगा, लेकिन इस खबर से आप समझ रहे होंगे कि दरअसल एसआईआर का विरोध केरल में भी क्यों हो रहा है और बंगाल में भी क्यों हो रहा है। बंगाल में तो बहुत शोर हो रहा है, और वो बंगाल है जहां कोलकाता से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर कोलकाता में जो लोगों के घरों में जो काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, ऐसी कई महिलाएं, एसआईआर का नाम आते ही कई महिलाएं अचानक से डिसअपेयर होनी शुरू हो गई हैं। खबरें हैं, आपने अखबारों में पढ़ी होंगी, अचानक से डिसअपेयर होने लगी है वो महिलाएं। अब आप समझ लीजिए कि एसआईआर जो है उसका विरोध कौन और क्यों कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगा। इस मुद्दे पर मैं चर्चा जरूर करूंगा। हमने पहले सोचा था कि इस मुद्दे पर आज चर्चा करें, बंगाल में और बिहार में, और साथ साथ जो है केरल में, तमिलनाडु में जो कुछ चल रहा है एसआईआर पर, उस पर चर्चा करें। लेकिन उस बीच शाम होते होते एक बहुत बड़ा बयान बिहार के चुनाव से हमारे सामने आ गया। बहुत बड़ा बयान, और इसलिए आज उस बयान पर चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि उस बयान का सच आपको समझना जरूरी है। और उस बयान के अंदर क्या भारत के लिए खतरे हैं, उन खतरों को समझना सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे देश के लोगों के लिए उस खतरे को समझना जरूरी है। इसलिए आज बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आप दो टूक देखते रहिए। मैं आपको उस खतरनाक बयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का शीर्षक आपको बता देता हूं। उस शीर्षक से आपको समझ आएगा मैं आज क्यों कह रहा हूं कि एक बहुत खतरनाक बयान मेरे सामने आया। मेरा आज का शीर्षक है, न्यायपालिका सेना पर प्रहार, क्या ऐसे जीतेंगे बिहार? बिहार को जीतने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है, लेकिन क्या बिहार का चुनाव जीतने के लिए आप सेना और न्यायपालिका पर भी प्रहार करेंगे? यह मेरा आज का शीर्षक है। और यह शीर्षक क्यों मैं आज कह रहा हूं, यह शीर्षक, इस पर मैं आज क्यों चर्चा करना चाहता हूं? इसलिए क्योंकि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की सेना को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि सेना में भी जाति के आधार पर आरक्षण हो। वो चाहते हैं कि सेना में भी जाति के आधार पर जो है बंटवारा किया जाए कि इतने प्रतिशत सेना जो है इस जाति की होगी, इतने प्रतिशत सेना इस जाति की होगी, सेना अध्यक्ष इस जाति का होगा, सेना उसके जो डिप्टी होंगे वो इस जाति के होंगे। इस आधार पर कुछ लोग सेना को बांटना चाहते हैं और यह बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि देश के तमाम सैन्य अधिकारी, बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जो अब तक सेना में रह चुके, जो सेना में हैं, वो ये कहते हैं कि सेना को जाति के आधार पर बांटना देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं इस विषय को उठाने के लिए मजबूर हुआ हूं, क्योंकि यह सच देश तक जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इससे पहले कि इन बयानों की चर्चा करूं, खबरदार में इस खबर का बिहार को लेकर, पहले मैं आपको बिहार के लेकर, बिहार के तमाम रंग जो हैं, आज जबकि चुनाव प्रचार खत्म हुआ है तो बिहार के जो चुनाव के तमाम रंग है वो रंग आपको दिखाता हूं। बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है तो बिहार की छटा क्या है, बिहार के रंग क्या है, वो आपको खबरदार में बताता हूं। दरअसल बिहार में क्या हो रहा है। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की 121 सीटों के लिए मतदान होगा। 121 सीटों के लिए पहले चरण में, जिसका प्रचार आज खत्म हो गया। आज शाम 5 बजे वो प्रचार खत्म हो गया। 6 नवंबर को, जैसा मैंने कहा, पहले चरण का 121 सीटें, 18 जिले हैं। इस पहले चरण के प्रचार में बिहार के बजट से भी ज्यादा खर्च के खूब बढ़ चढ़ के वादे किए गए। बिहार का बजट जो है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इतने बड़े बड़े बिहार में जो है दावे कर दिए गए हैं, वादे कर दिए गए। महागठबंधन ने बिहार में बदलाव लाने और रोजगार देने के नारे पर खूब प्रचार किया। वो कह रहे हैं हर घर को सरकारी नौकरी देंगे, बदलाव लाएंगे, ये महागठबंधन का नारा रहा। एनडीए ने बिहार के विकास का दावा किया, कहा कि बिहार में विकास हुआ है और ये विकास चलता रहेगा, और साथ साथ लालू यादव के जंगल राज की खूब याद दिलाई एनडीए की तरफ से। जो है कुल मिलाकर जो ये फोकस रहा। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि इन घुसपैठियों को निकालेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। खासकर सीमांचल को लेकर उन्होंने ये सब बात कही। इस बीच वोटरों को धमकाने के आरोप में जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मोकामा में उनका एक वीडियो आया था, हालांकि उस वीडियो को फेक बता रहे, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वो मतदाताओं को धमका रहे थे ललन सिंह। पहले चरण के चुनाव में ही लालू परिवार के 2 लाल आमने सामने आ गए। ये बड़ा दिलचस्प हुआ बिहार की राजनीति में, लालू के 2 लाल आमने सामने आ गए। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव खुलकर तेजस्वी और राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं, उन पर शब्दों के बाण मार रहे हैं लगातार तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हुए उन्हें एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। असदुद्दीन ओवैसी को तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। फिर पहले चरण के चुनाव में जो डेवलपमेंट हुए, मोटे मोटे डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं। जवाब में ओवैसी के उम्मीदवार ने तेजस्वी की आंख निकालने की धमकी दे दी। अब ओवैसी के उम्मीदवार तो ओवैसी से भी 2 हाथ आगे बढ़ गए और तेजस्वी यादव को कहा उनकी आंख निकाल लेंगे। इस तरह से बिहार में ये सब इस भाषा में बात की जा रही है। तो ये बिहार में एक बड़ा डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ जो है आपको ये भी बता दूं, ये डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन साथ साथ इन सब के बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए खूब वहां पर भीड़ लग रही है। और एक और बड़ा डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया, वो बयान जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा, वो बयान न्यायपालिका सेना पर प्रहार, क्या ऐसे जीतेंगे बिहार, इस सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको वो बयान सुनवाऊं, बाद में सुनवाऊंगा, क्योंकि उस बयान पर आज मैं डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा बिहार के तमाम बाकी चीजों के साथ साथ। लेकिन उससे पहले ये जो अब तक चुनाव प्रचार खत्म हुआ उसमें लेकर क्या कुछ चल रहा है जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। क्या हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर फिर जाएंगे। राघोपुर राज की बात करते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जंगल राज कहां है मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे
वोट चोरी कर गए। महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है, और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश। लालू और राहुल घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। मैं आज राहुल बाबा को कहने आया हूं, देश में जितनी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल दो। हम देश से चुन चुन कर घुसपैठिए को बाहर निकालने का काम करेंगे। भीड़ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। जनता का प्यार तेजस्वी को मिल रहा है। तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा, जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाला, तेजस्वी भैया ने राहुल भैया के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी बड़ा भैया होते हैं और जैसा ही वादा किया था ऐसा ही बिहार का वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम साफ करने का उन्होंने काम किया। तो चलिए, तो मैंने आपको तमाम बयान सुनवाए जो बिहार में चुनाव प्रचार में जो है एक दूसरे पर जिस तरह से शब्दों के बाण छोड़े गए। लेकिन उससे पहले कि मैं आज आपको वो बड़ा विवादित बयान सुनवाऊं, मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवा देता हूं। आज मेरे साथ 5 लोग जो हैं आज की डिबेट में जो है जुड़ चुके हैं। मेरे साथ धनंजय गिरी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के जो हैं वो प्रवक्ता हैं धनंजय गिरी जी। मेरे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं, पवन पटेल जी वो कांग्रेस के नेता हैं, पवन पटेल जी। मेरे साथ जयंत जिज्ञासु जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं जयंत जिज्ञासु जी। मेरे साथ हाजी नाजिम खान जी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में रमनीश वत्स जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको वो बयान सुनवाता हूं जिस बयान के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि न्यायपालिका और सेना पर प्रहार, क्या ऐसे जीतेंगे बिहार। सुनिए जरा, राहुल गांधी ने आज बिहार में कौन सा विवादित बयान दिया, जरा वो बयान चलाइए। अल्पसंख्यक आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। सेना में 10% भारत के लोगों का कंट्रोल है। और ये राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना वो 10% किसको कह रहे हैं और बाकी 90% वो किनको कहते हैं। तो सेना को क्या इस आधार पर सेना पर 10% लोगों का कंट्रोल है, न्यायपालिका पर 10% लोगों का कंट्रोल है। ये बयान अपने आप में बड़ा खतरनाक है। आप बाकी कॉरपोरेट को लेकर जो मर्जी कहें, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो मर्जी कहें, बाकी कुछ भी कहें,
ये सब चलिए स्वीकार हो सकता है, एक बार उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन क्या सेना को और न्यायपालिका में भी आप जाति के आधार पर जो है बंटवारा करना चाहते हैं? इन्हीं सब पर चर्चा करना चाह रहा हूं। और मैं शुरुआत के 1.5 मिनट जो है मैं पवन पटेल कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हैं और साथ साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों को 1.5 मिनट में देता हूं अपनी अपनी बात रखने के लिए। उसके बाद आज की डिबेट को मैं शुरू करूंगा बाकी मेहमानों के साथ। पवन पटेल, किस तरह से इस बयान को जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, आपने जो बोला आपके उस पे उसका उत्तर आपके उसमें था कि भाई 10% लोगों का कब्जा है। अगर ऐसा बोलने का उनका मतलब है कि 10% लोगों का उसमें हुआ है, तो 10% लोगों का अगर नहीं है तो आप बता दीजिए, आप कैलकुलेशन बता दीजिए। नहीं है, अगर वहां पे इस टाइप का नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट को अगर वो बता रहे हैं तो बताने पे आंकड़ा उन्होंने सही दिया हुआ है। और पहले से आज चुनाव में आवाज नहीं उठाई, पहले भी इस आवाज को उठाते आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो 80% आबादी 60% आबादी उसके प्रतिनिधित्व को हमेशा दत्ता बताती रही है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने चाहे ओबीसी चाहे SC/ST का आरक्षण का विरोध किया। अनेकों इतिहास अभी करेंगे तो मुद्दा से बढ़ जाएगा कि कितनी कितनी सरकारों से उन्होंने सब समर्थन वापस ले लिया इन सबके खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी संघ के जमाने से देखेंगे तो आरक्षण और इन सब वर्ग के खिलाफ रही है, वो बताने का उन्होंने प्रयास किया है। और अभी आपने जो बोला बिहार के चुनाव की बात जो करी आपने, कोई डरा हुआ है वहां काम करने वाली भाइयां डर गई, तो बट ऑब्वियसली कि डरना स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक होगा उसको मृत घोषित कर दिया जाएगा। जैसा कि बिहार के SIR के बाद में कई सारी बातें हुई कि SIR में किसी को जो जिंदा था उसको मरा, जो मरा था उसको जिंदा घोषित कर दिया। मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी चाय पी लेते हैं, तो हर व्यक्ति के आदमी जब SIR आएगा तो सबसे पहले वही मंजर दिखेगा कि मोदी जी का SIR हो रहा है। SIR होना चाहिए वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए, ना कि SIR होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ये जो दोहरा चरित्र इसलिए SIR से डर रहे, बाकी हर व्यक्ति बोल रहा है कि जो गैर कानूनी ढंग से आया उसको अंदर करिए, लेकिन अंदर करने की बात मोदी सरकार नहीं कर रही है। आप ये बताइए मोदी सरकार ने कितने लोगों को अंदर किया, कितने घुसपैठियों को निकाला? बिहार की वोटर लिस्ट में कितने घुसपैठी आए? ये जो एक डाटा है मेरे पास, उस डाटा के हिसाब से 2004 से 2013 तक 90,000 घुसपैठियों को पवन पटेल जी 1 मिनट, पवन पटेल जी 1 मिनट, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। मैं आपको, मेरा बहुत मन था आज कि मैं आपको बीच में रोकूं, लेकिन मैंने नहीं रोका क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, और नहीं तो फिर आप लोग कहते हैं कि बोलने का मौका नहीं देते। नहीं, धन्यवाद। 1 मिनट, लेकिन मैं ये चाहता हूं मेरे देश के लोग देखें। राहुल गांधी ने कहा सेना में 10% लोगों का कब्जा है। क्या बताना चाह रहे हैं? सेना में वो जाति के आधार पर डिवीजन कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता ने यहां उसको जस्टिफाई कर दिया। मैं इससे पहले धनंजय जी के पास जाऊं, बाकी मेहमानों के पास जाऊं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं पवन पटेल जी आपसे। ये राहुल गांधी आंकड़ा कहां से लाए? क्या भारत की सेना में कभी जाति के आधार पर कोई जनगणना हुई है? वो कहां से आंकड़ा लाए, जरा ये देश को बता दीजिए जल्दी से। देखिए, राहुल गांधी जी ने आंकड़ा कहां से ले आए? मुझे लगता है कि आप 4 साल 5 साल 6 साल और पुराना निकालेंगे तो राहुल गांधी इसी चीज में कर रहे हैं। मैं सेना की बात कर रहा हूँ। हाँ, कहां से लाए आंकड़ा? तो राहुल गांधी कि सेना में फलाना जाति के लोग 10% हैं, बाकी लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये आंकड़ा राहुल गांधी कहां से लाए? तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में चली जाए, कोर्ट में अच्छा, सामने कोर्ट में चली जाए ना। भारतीय जनता पार्टी भी बोलती राहुल गांधी कोर्ट में चले जाए, किसी को दिक्कत होती है आप कोर्ट में चले जाए, आपको डाटा मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। कौन कोर्ट में जाएगा कौन नहीं जाएगा? मुझे लगता है कि सेना को बंटवारे राहुल गांधी तो कोर्ट में जा चुके हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। और भारत, 1 मिनट रुकिए, अब रुकिए 1 मिनट। आपने कोर्ट की बात की ना, मैं आपको बता दूं, आपने कोर्ट की बात की ना, बहुत अच्छी बात है। कोर्ट में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये पार्टियां तय करें, मेरा काम नहीं है ये सब तय करना। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी को देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह के बयान नहीं दे सकता। सच्चा भारतीय, राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने सवाल प्रश्न चिन्ह लगाया था। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ भारत की सेना को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, न्यायपालिका को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमारी नागरिकता पर, हमारे भारतीय होने पर सवाल उठाया जाता है, तो यह देश की जनता तय कर ले कि अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को कहना पड़ रहा है कि एक सच्चे भारतीय का बयान नहीं हो सकता, उसके बाद भी अगर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की सेना को
जातीय आधार पर वो बांटते हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। आज तक आजाद हिंदुस्तान में भारतीय सेना का कोई जातिगत जो है जनगणना नहीं हुई। उसके बावजूद राहुल गांधी पता नहीं कहां से, अमेरिका से या ब्रिटेन से या श्रीलंका से, पाकिस्तान से, कहां से आंकड़ा लाते हैं और बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं कि 10% लोगों का सेना पर कब्जा। इससे ज्यादा बेशर्म बयान नहीं हो सकता और इससे ज्यादा बेशर्मी से राहुल गांधी को डिफेंड करना नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा इस डिबेट पर। चलिए धनंजय गिरी जी, आपका वक्त, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। करते रहिए। धनंजय गिरी, आपका वक्त 1.5 मिनट। आपने सुना, वो कह रहे हैं आप कोर्ट में चले जाओ, राहुल गांधी तो ऐसे बयान देंगे कि सेना पर 10% लोगों का कब्जा है, वो तो कहेंगे। आप चले जाइए कोर्ट, आपको आपत्ति है तो बोलिए। अशोक जी, कहनी है एक बात हमें मुल्क के रहनुमाओं से, संभल के रहना घर के भीतर छुपे हुए गद्दारों से। जब दल की बात देश की बात आती है तो हम दल को किनारे रख देते हैं। मैं अभी भाजपा या कांग्रेस या किसी की बात नहीं कर रहा। और आसान नहीं है कांग्रेसी होना, बहुत बहुत जमीर को मारना पड़ता है, बहुत जमीर को मारना पड़ता है। एक पार्टी जो एक 5 पीढ़ियों से एक परिवार की पोच बनी हो, उस पार्टी को डिफेंड करना कितना जमीर को मारना पड़ता होगा एक कांग्रेसी होने के लिए, कांग्रेस प्रवक्ता लिखवाने के लिए। यह मैं महसूस कर सकता हूं कि जब देश के सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायालय पर, आप देश की सुरक्षा एजेंसी पर, देश के सेना पर सवाल उठाए और उसको भी डिफेंड करने चला है, तो वो गद्दारी में उनका भी बराबर का हाथ है। जयचंद मीर जाफरों की नई एक मिनट जयचंद और मीर जाफरों, एक मिनट, पवन पटेल बीच में नहीं बोलेंगे आप, 1.5 मिनट पहले बीच में नहीं बोलेंगे आप। जयचंद और मीर जाफरों की यह नई श्रृंखला है और भारत कभी हम नहीं हारे, कभी किसी से भी हम हमेशा हारे हैं छलछंदों से, इस जयचंदों से, मीर जाफरों से। और दूसरी बात, सेना की बात करें, सेना पर तो उनको तभी भी सोचना चाहिए था जब इस देश में आजाद भारत का पहला घोटाला सेना का जीप घोटाला हुआ था और उसको सदन में किसने उठाया था? खुद राहुल गांधी के दादाजी ने उठाया था सदन में, जिसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था उस समय के रक्षा मंत्री को। कम से कम अपने दादा से ही कुछ सीख लेते, उन्हीं के कब्र पे जाके, उन्हीं के सेमेट्री पे जाके सजदा करते। और इस देश को जिस ढंग से बांटा जिन्ना और जवाहर ने धर्म के आधार पर बांटा, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को बांटा अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाटा है। आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। 1 मिनट, पवन पटेल की आवाज, पवन पटेल की सबकी आवाज बंद करिए। पवन पटेल सुनिए, 1 मिनट पवन पटेल, 1 मिनट धनंजय गिरी रुकिए। पवन पटेल सुनिए। पवन पटेल, आपने धनंजय गिरी जी के बीच में बोला शुरुआती 1.5 मिनट में, इसलिए मैंने उनको 1.5 मिनट से 10 सेकंड ज्यादा दिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं ये भी ताकत रखता हूं, मैं आपको चुप कराने की भी ताकत रखता हूं। इसीलिए डिबेट करेंगे तो तरीके से, आपको मेरे साथ डिबेट करनी है, बीजेपी के साथ डिबेट करनी है, जरूर करिए, लेकिन बीच में इस तरह से मत बोलिए। शुरू के 1.5 मिनट आपने भारत की सेना को बांटने का बयान दिया, उसके बावजूद कोई नहीं बोला। वो गद्दारी वाला बयान था, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन देश की जनता कहेगी वो गद्दारी वाला बयान है। भारत की सेना को बांटना गद्दारी नहीं तो क्या है? धर्म के आधार पर, भारत की सेना को जाति के आधार पर। अब रुकिए, मैं आऊंगा, पहले मैं जयंत जिज्ञासु जी के पास जा रहा हूं। जयंत जिज्ञासु जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आप कैसे देखते हैं ये बयान? क्योंकि बिहार में दिया गया, बिहार चुनाव के संदर्भ में दिया गया, जहां पर आपकी पार्टी जो है वो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। आपका इस पूरे मसले पर, राहुल जी के बयान पर आपका मत क्या है? देखिए, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और हम सब लोग इसकी अवधारणा को और ज्यादा मजबूत करने के पक्षधर लोग हैं। और हम लोगों ने सरकार को इस देश में 4-4 बार चलाया और हम लोगों के नेता मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री भी रहे। तो हमारा तो यह सबसे बड़ा कंसर्न है आज की तारीख में कि किसान और कमेरे वर्ग के नौजवान जो सीमा पर सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, उन लोगों के साथ कौन ताकतें आज खिलवाड़ कर रही हैं। और सरकार में बैठने वाले लोगों ने कितना असंवेदनशील फैसला लिया अग्निवीर के नाम पर, और उनको 4 वर्ष में ही रिटायर, भरी जवानी में रिटायर होना पड़ता है। तो देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता को सबसे ज्यादा खतरा इस तरह के अविवेकी और अदूरदर्शी फैसले से है। और हमने देखा है कि पिछले वर्षों में अपर्याप्त बहाली हुई, उससे नुकसान इन लोगों को हुआ। धनंजय गिरी जी रुकिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, इनकी बात पूरी होने दे।
जी बोलिए बोलिए जयंत जिज्ञासु जी। जी मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का एक मिनट बोलूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, रुकिए एक मिनट जी। ये तो कन्नी काट के भाग रहे हैं। बोलिए अग्निवीर जैसी योजना को मेरे ख्याल से कूड़ेदान में डाला जाना चाहिए और पिछले 3 सालों में 1,80,000 लोगों की भर्ती ही नहीं हो पाई। और आप जिस बयान राहुल जी के बयान की बात कर रहे हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि कोई भी महकमा हो, लंबे समय से अही रेजिमेंट की मांग है, लेकिन हम लोगों के पुरखों ने उन जो भी कौम के लोग हों, सामाजिक समूह के लोग हों, उनकी बहादुरी के हिसाब से कभी जाट रेजिमेंट है, वहां राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा राइफल्स है, मराठा लाइट इन्फेंट्री है, नागा रेजिमेंट। आप इसको क्या कहेंगे? और अगर कोई प्रतिनिधित्व का सवाल उठा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? क्या आप मानते हैं कि इस देश के कमजोर वर्ग के शोषित, उपेक्षित, उपहासित, लांछित समूह के लोगों में बहादुरी नहीं है? उनके अंदर देश की सेवा का जज्बा नहीं है? क्या उनको नहीं मौका दिया जाना चाहिए? और एवरी वॉक ऑफ लाइफ, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे ये खबर पालिका, संवाद पालिका हो जहां आप बैठे हुए हैं, क्या सारे वर्ग के लोगों का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए? इसमें कौन सी बात आ गई? आप तो असली देशभक्त, नकली देशभक्त का डिबेट ले आए यहाँ पर। जयंत जी अशोक श्रीवास्तव जी से कम देशभक्त है क्या राहुल गांधी जी? जयंत जी सुनिए ना, आपसे कम देशभक्त है जयंत जिज्ञासु क्या? जयंत जिज्ञासु जी एक सवाल, हम तो आपको भी देशभक्त कहते हैं, धनंजय जी को भी देशभक्त कहते हैं, और हम भी हैं। इस मिट्टी से हमको लगाओ, हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं। जयंत जिज्ञासु जी एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अग्निवीर पर आज आप अग्निवीर का मुद्दा उठाइए, आप राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिहार चुनाव में भी अग्निवीर का मुद्दा उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उठाइए। हम एक दृष्टि रख रहे हैं। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैंने कहा आप अग्निवीर का मुद्दा बिहार में भी चुनाव में उठाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपने अग्निवीर के खिलाफ इस देश में कैसे कैसे हुआ, किस तरह से अग्निवीर के खिलाफ ट्रेनें जलाई गई, सब कुछ वो सब देश ने देखा। और उसके बाद अग्निवीर में आज कौन कौन लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो सब देश की जनता तय करेगी। मेरा सवाल इतना अधीरता नहीं, मेरा सवाल हो जाए तो मैं फिर से कह रहा हूं, अग्निवीर आप उठाना स्वतंत्र है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि जो आपने तमाम रेजिमेंट्स की बात करी, अब आपसे मेरा सवाल है, ये जो रेजिमेंट्स बनी, ये किस आधार पर बनी और कब बनी, किसने बनाई, ये जरा देश को बताइए। नहीं, मैंने आपको कहा कि हमारे पुरखों ने बनाई। पुरखों, आपके पुरखों ने? पक्का? उनका नाम बताइए। पक्का? नहीं, हम पक्का आपके पुरखों ने बनाई? जयंत जिज्ञासु जी, भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये देश कोई 200 साल पुराना नहीं है ना। ये ब्रितानी हुकूमत, सर प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा। ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कहा ये जो रेजिमेंट, ये जो सिख रेजिमेंट, ये गोरखा रेजिमेंट, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आपके पुरखों ने बनाई है। हाँ, आप मेरी बात पूरी कर देंगे? अरे आप आपने कहा आपके पुरखों ने बनाई। अरे आपका सवाल सुन लिया हमने ना भाई। अरे तो बताइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिख रेजिमेंट ब्रितानी हुकूमत में 1846 में बना, लेकिन उसमें काम करने वाले इस देश के नौजवान जो किसान परिवार से आते थे, कमेरे वर्ग से आते थे, उन्होंने उस सिख रेजिमेंट को बहुत अच्छी बात है, सबसे ज्यादा ताकत दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जयंत जिज्ञासु जी, अब सुनिए एक मिनट, जयंत जिज्ञासु जी एक मिनट, अब सुनिए, क्योंकि आपने मेरे दर्शकों को कंफ्यूज कर दिया, इसलिए मुझे जो फैक्ट्स हैं वो दर्शकों के सामने रख दूं। ये जो नहीं सुनिए, ना अब सुनिए, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूं। जयंत जिज्ञासु जी मुझे नहीं पता, जयंत जिज्ञासु जी मुझे नहीं पता, आप एक मिनट रुकिए, सुनिए, अब सुनिए, अब बोलना नहीं, अब सुनना है, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। आवाज बंद करिए, आवाज कंटिन्यूसली नहीं बोलेंगे आप, कंटिन्यूसली नहीं बोलेंगे, क्योंकि जयंत जिज्ञासु जी ने कहा कि सेना में जो मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ये हमारे पुरखों ने बनाई। तो मैं देश को बता देता हूं कि इनके कौन से पुरखे थे जिन्होंने बनाई। ये जो जाति के आधार पर जो रेजिमेंट बनाने की शुरुआत हुई ना, ये अंग्रेजों ने करी। अंग्रेज किसके पुरखे थे मुझे नहीं पता। जयंत जिज्ञासु जी किसको अपना पुरखा कह रहे हैं कि जिन्होंने मराठा रेजिमेंट बनाई, मराठा। और जानते हैं ये क्यों बनी ये रेजिमेंट? ये भी सुन लीजिए, ये रेजिमेंट इसलिए बनी जब 1857 में सेना के अंदर विद्रोह हुआ तो बाकायदा ब्रिटिश हुकूमत ने, सर ऐसे हाथ हिलाने से नहीं, थोड़ा सुनिए, ज्ञानवर्धन होगा। 1857 में जब अंग्रेजों के जब विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह के बाद बाकायदा अंग्रेजों ने यह सोचा कि हम इस तरह से जाति के आधार पर बांट करके रेजिमेंट्स बनाएं ताकि जो लड़ाकू जातियां हैं उनको हम किस तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सिर्फ इसलिए अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने जाति के आधार पर मराठा रेजिमेंट और तमाम रेजिमेंट बनाई। ये सच है।
और मैं उसका बता भी देता हूं। ये जो थी, ये पूरा का पूरा एक जोनाथन पील कमीशन थी। जोनाथन पील कमीशन ने बाकायदा ये बनाई थी इस तरह से। आजादी के बाद ये क्यों हुआ, आप ये भी सुन लीजिए कि जो अंग्रेजों ने बनाया उसको हम क्यों ढो रहे हैं। क्योंकि वो जो जाति के आधार पर भरा जाता था ना, अब वो प्योरली सेना जाति के आधार पर नहीं भरती है। आपको मालूम है, राजपूताना जो रेजिमेंट होती है, राजपूताना रेजिमेंट में राजपूत भी होते हैं, गुर्जर भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं राजपूताना रेजिमेंट में। यह ज्ञान नहीं है किसी को, बस बोलना है, हाथ हिलाना है, पर्चा लिख कर आएंगे दफ्तर से अपना और वो पर्चा लेकर ज्ञान देना है। सुनना कुछ नहीं है, इतिहास पढ़ना कुछ नहीं है, और कहेंगे हमारे पुरखों ने जो है सेना में ये जाति के आधार पर बनाए थे, इसलिए अब भी जाति का, सेना के आधार पर जाति को बांट दो, देश जाए भाड़ में। ये इन लोगों की सोच है। इनको ये नहीं पता कि सेना के अंदर ये बंटवारा, ये विभाजन अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करने के लिए किया था, और आज अंग्रेजों की तरह से सेना में कौन बंटवारा करना चाहता है और किस लिए करना चाहता है, यह देश की जनता को तय करना है। धनंजय गिरी जी बोलिए, धनंजय गिरी जी बोलिए, आपने सुन लिया। जयंत जिज्ञासु जी, आप तो आरजेडी के जितने प्रवक्ता आते हैं ना, पूरे कंटिन्यूसली प्रोग्राम में चाहते हैं कि 1 घंटा उनको बोलने को मिले, लगातार बोलते रहे। ऐसे डिबेट नहीं होती है, मैं ऐसे डिबेट होने नहीं दूंगा। बोलिए धनंजय गिरी जी, आपने आरजेडी के प्रवक्ता को सुना। अशोक जी, सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि दल से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। जब देश की बात आए तो दिल में देश होना चाहिए, ना कि दल होना चाहिए, ना कि वही दलदल होना चाहिए, नहीं वही राजनीति की घटिया विचारधाराओं को, घटिया मानसिकता को, लांछन को लगा करके उसको गलत को सही साबित करने का, कुतर्क को गढ़ने का और नीची गिरी हुई ओछी हरकतें करने और बात करने का। कम से कम देश का जब मसला आए तब कम से उस चीजों से आदमी को ऊपर उठ जाना चाहिए। और जब आप करियप्पा जी की बात करें या तमाम लोगों की बात करें, जो शुरुआत को सेना की बात करें, तो वो क्या थे, गोरखा उसमें नेपाल रेजिमेंट से थे, तमाम तरह गोरखा रेजिमेंट से थे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजादी के बाद से कोई किसी भी रेजिमेंट में, और हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग अलग अलग रेजिमेंट में रहते हैं। और ये सेना में देश के प्रति एकता का भाव, जब एक सैनिक जाता है तो वो भारतीय होकर जाता है, वो किसी जात वर्ग मजहब संप्रदाय का होकर नहीं जाता है। इस देश में ऐसी विघटनकारी शक्तियां काम कर रही हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहें कि हमारे पुरखे, तो समझ में आता है 11 अक्टूबर को हमने कांग्रेस बनाई, विलियम बैटनबर्ग समेत 4 सेक्रेटरी के रहे। और आज भी मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, सोनिया गांधी इस देश की बहू है, भले उनका जन्म कहीं विदेश की धरती पे हुआ हो, लेकिन इस देश के प्रति उनकी बहू है, इस देश के प्रति उनका भी सम्मान है और देश के लोग भी उनका सम्मान करते हो, करना भी चाहिए। लेकिन जो चाटुकारिता में, गलत को सही साबित करने में सेना से लेकर के तमाम जगहों पर सवाल पूछते हैं, वो लोग सत्ता में भी रहे, और सत्ता में रहे तो लेकिन धनंजय गिरी जी, उन्होंने एक सवाल और उठाया, उन्होंने अग्निवीर का सवाल उठाया कि अग्निवीर को लेकर के आपने किस तरह से सेना को जो है, इस तरह से सेना में अग्निवीर के रूप में जो कहा, लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, आपने अग्निवीर, क्योंकि ये जिक्र आया इसलिए आपको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है इस पर। देखिए, अग्निवीर का कंसेप्ट जो है सरकार में चल रहा था, और सेना का मॉडर्नाइजेशन के लिए और नए लोगों को, नए ब्लड की जरूरत थी, क्योंकि दुनिया में एक पर्टिकुलर टफ टेरेन में जाने के लिए एक सर्टेन एज के बाद आर्मी को नहीं किया जा सकता है। और ये था कि लड़के ट्रेंड हो जाए। आप देखें, अलग अलग देशों में जाए, इजराइल में जाए या बहुत से ऐसे मुल्क के जहां जाए, वहां हर आदमी आर्मी के लिए ट्रेन होता है। तो अगर हमारे पास ट्रेन लोगों की संख्या ज्यादा होगी जो सिविलियन के तौर पर आकर के फिर काम करेंगे, तो हमारे पास एक बैकअप प्लान हमेशा रेडी रहेगा। और एक बड़े लार्जर थॉट के तौर पे इसको लिया गया कि सर्टेन एज में उनके पास ट्रेनिंग भी होगी, उनके हाथ में पैसे भी होंगे, वो समाज में अपने काम को भी हासिल करेंगे और जरूरत पड़ने पर वो देश की सेवा के लिए तत्पर भी होंगे। तो एक बड़े मॉडल को, एक बड़े स्ट्रक्चर को तैयार किया। और मैं फिर कहूंगा, मैं पैनल पर बैठे हर व्यक्ति को कहूंगा कि मैं किसी पर निजी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुतर्क गढ़ने का बात तब न करें जब बात देश की सेना पर हो, जब बात देश की संप्रभुता पर हो, जब बात देश की एकता और अखंडता पे हो, जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, तब जात वर्ग संप्रदाय की बात ना करें। कम से कम किसी भी समय दल को किनारे रखकर देश हित के बारे में। पवन पटेल जी आ रहा हूं मैं, रुकिए, पवन पटेल जी आ रहा हूं मैं बिहार के और विषयों पर भी जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक छोटी सी जानकारी, उसके बाद आप लोगों के ऊपर है, आप कौन से विषय उठाना चाहते हैं।
मैं आपको बिहार के विषय पे उठाना चाहते हैं, आप इसी विषय पे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं ये बता देता हूं कि ये पहला अटेम्प्ट नहीं है सेना को जाति के आधार पर बांटने का। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जाकर आप गूगल पे जाकर रिसर्च कीजिएगा। जो तमाम सैन्य अधिकारी भारत में सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारत में जो सेना के गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, वो सब कहते हैं कि भाई सेना को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। लेकिन राहुल गांधी का ये पहला बयान नहीं है 10% जो उन्होंने कहा। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार ये कह चुके हैं। सुनिए, 2014 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था भारत के जो सेना के जो शहीद होते हैं ना, वो शहीद जो है, वो कहते हैं कि शहीद जो है, उन्होंने ये कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्टर्स, मतलब भारत के सेना के शहीद भी, वो कह रहे हैं 2 तरह के लोग होते हैं, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेना के शहीदों में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पर। ये राहुल गांधी जी ने 2014 के बयान में कहा। और ये राहुल गांधी अकेले बात नहीं है। अभी जो जयंत जिज्ञासु जी ने कहा, पवन पटेल जी ने जो जस्टिफाई किया, क्यों किया? क्योंकि ये भारत की विपक्षी पार्टियां लगातार मांग करती रही हैं। समाजवादी पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो में, 2019 के चुनाव मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने कहा कि अहीर रेजिमेंट बनानी चाहिए जाति के आधार पर। फिर से कह रहा हूं, आज भी जाति के आधार पर कुछ रेजिमेंट्स हैं जो अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन उसमें जाति के आधार पर लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, राजपूताना जो रेजिमेंट है उसमें मुस्लिम भी होते हैं, उसमें गुर्जर भी होते हैं। और इसके अलावा चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहा हमें चमार रेजिमेंट चाहिए। फिर एक और आ गया संस्था, उन्होंने कहा कि हमें वाल्मीकि रेजिमेंट चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब जो जातियां हैं ये सब लड़ाकू हैं, और इन सब का जो है भारत की सेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब जो है भारत की सेना के लिए, भारत की मिट्टी के लिए, इन्होंने आजादी से पहले भी संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं। लेकिन सेना को कम से कम जाति के आधार पर मत बांटिए, प्लीज, मेरा ये निवेदन है। आप सब जगह करिए, लेकिन सेना को बख्श दीजिए। न्यायपालिका को करना चाहें, आपकी मर्जी है। पवन पटेल बोलिए। मेरा निवेदन ये था, धनंजय जी ने जैसे बीच में बोला तो बड़े आपने सम्मान पूर्वक बोला कि रुक जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, और मुझे आपने बोला मैं आपकी आवाज ही बंद कर दूंगा। मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भैया मैं तो वैसे ही छोटा चट्टा बंदा हूँ, आवाज बंद मत करिए, कम से कम चलने दीजिए आवाज। सुनिए पवन पटेल जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि पवन पटेल जी सुनिए, आप इतनी बार प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपको मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है। पहले 1.5 मिनट मैंने आपको दिए, बिना रोक टोक के दिए, उसके बाद 1.5 मिनट जब उनको दिए तो आप बीच में बोलने लगे। इसलिए मैंने कहा जब बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, आपके बीच में वो बोले तो बोलिए, आपके बीच में बोले तो आप भी बोलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी जब जयंत जी बोल रहे थे तो बीच में धनंजय जी बोलने लगे, तो मैंने उनको रोका। आपने देखा नहीं, 1 मिनट, आपने देखा नहीं, मैंने धनंजय जी की आवाज बंद करवाई, आपने देखा नहीं, मैंने उनको टोका भी, धनंजय जी की आवाज भी बंद करवाई। यही खैर, चलिए ठीक है, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, मुद्दे पर आइए। हाँ बोलिए। उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, बाकी के सामने चिल्लाते हैं। घोषित कर देंगे, आप ये कार्ड खेल रहे हैं, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ। आप व्यक्त कीजिए ना, आप व्यक्त कीजिए, बोलिए बोलिए, आपको समय दे रहा हूँ, व्यक्त कीजिए। अब मेरा निवेदन है, अभी जैसे अग्निवीर की बात चल रही, तो अग्निवीर में क्या हुआ, तो इनके मंत्री विजय, जो कैलाश विजय वर्गीय जी है, उन्होंने, अभी आपने बयान सुना है, अब मैं बयान सुनाऊंगा, सुनाइए, मुझे दिक्कत नहीं है, बोला था कि हम अपने भाजपा दफ्तर के पीछे उनको नौकरी देंगे, उनको वरीयता देंगे। इनके मंत्री विजय शाह ने बोला सोफिया कुरैशी जी के बारे में कैसे अनर्गल टिप्पणी की थी, लेकिन आज भी मंत्री बना, वो सुप्रीम कोर्ट के हड़काने के बाद भी आज वो मंत्री बना हुआ है। लेकिन मंत्री, इनके उप मंत्री विजय देवगड़ा ने बोला था इसी तरह के, पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, ये सेना का सम्मान है, ये मोदी जी की चमचिंग है क्या? इसको क्या कहेंगे आप? कैसे कोई उप मुख्यमंत्री बोल सकता है कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? ये जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बोल रही इसलिए बहुत अच्छा बोल रही। ये जो दोहरा मापदंड है, हमें निवेदन उसमें है कि आपत्ति है। जो एसआईआर की बात हो रही, मैं कहता हूं एसआईआर हो, जो यहाँ का नागरिक नहीं है उसको अंदर करो, लेकिन एसआईआर इस हिसाब से मत करो। मेरा आज का मुद्दा एसआईआर नहीं है, मेरा आज का मुद्दा सुनिए, मेरा आज का मुद्दा एसआईआर नहीं है। पवन पटेल जी सुनिए, पवन पटेल जी 1 मिनट सुनिए। पवन पटेल जी, मेरा आज का मुद्दा जो है एसआईआर नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। आप एसआईआर पर डिबेट करना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेना को बयानों को लेकर डिबेट करना चाहते हैं, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर मुझे जो है, आपने कहा बयान, बिल्कुल उसका जवाब जो है धनंजय गिरी को देना होगा जो आपने बयान उठाए। लेकिन फिर मैं आपको, अगर आपको बयान सेना को लेकर आपकी तरफ से क्या क्या बयान दिए गए थे, अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है इस पर मुझे 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल इतिहास में नहीं जाता, बिल्कुल इतिहास में नहीं जाता। 2 दिन पहले के बयान की जाता हूं। रेवंत रेड्डी ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अभी पिछले 3 दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे पिछवाड़े में लात मारी,
भारत के पिछवाड़े में पाकिस्तान की औकात है लात मारने की, लेकिन रेवंत रेड्डी की औकात है वो ये कह सकता है कि पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े पे लात मारी और हमने कुछ नहीं किया। ये रेवंत रेड्डी का 3 दिन पुराना बयान है। मैंने अगर ऐसे बयान निकालने शुरू करे तो आपको अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप बयान ले सकते हैं, आप बिल्कुल लीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप बीजेपी से लड़िए इस मुद्दे पर, लेकिन अगर आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सेना को लेकर आप लोगों के मन में बड़ा सम्मान है, तो मैं ऐसे ऐसे बयान निकालूंगा आपके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। भागते फिरेंगे आप, अशोक जी आपके सामने, भागते फिरेंगे आप, फिर से बता रहा हूं मैं। हमारी क्या मजाल है कि मैं आपके सामने कुछ दिखाने का नहीं, आप दिखाइए ना, मुझे दिखाइए। मैंने कहा रेवंत, अच्छा मुझे बता दीजिए, रेवंत रेड्डी का बयान ठीक है, 3 दिन पहले का बयान, 3 दिन मैं इतिहास में नहीं जाता, मैं इतिहास में नहीं जाता पवन पटेल। 3 दिन पहले रेवंत रेड्डी का बयान ठीक है, पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े पे लात मारी, और बोलिए तो मैं सुना दूं बयान, और बोलिए तो मैं सुना दूं बयान। ट्रंप के दबाव में मोदी जी पिछवाड़े में लात मारी पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े में लात मारी। ये पवन पटेल किस तरह की बेवकूफाना बात कर रहा है? जब हम उनके पिछवाड़े में ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के पिछवाड़े पे लात मारी। अब सुनिए, अब मैं आपको एक बयान और सुनवाता हूँ, रेवंत रेड्डी का एक और नमूना दिखाता हूँ, और उसके बाद बिहार में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी का बयान सुनिए, हाजिम साहब, हाजी नाजिम खान जी सुनिएगा, और साथ साथ बाकी लोग भी सुने। रेवंत रेड्डी का एक और बयान सुनवाता हूं, यह आज का बयान है, और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज बिहार से नहीं भागना चाहता था, मैं आज एसआईआर से भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आज राहुल गांधी ने सेना के डिवीजन को लेकर जो बयान दिया, उस डिवीजन के बयान के कारण मुझे लगा देश को दिखाना चाहिए ये कौन लोग हैं जो भारत की सेना का जाति के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी का एक बयान, ताजा बयान सुनिए, यह आज का बयान है, सुनिए जरा, सुनाइए रेवंत रेड्डी का बयान। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कांग्रेस है तो मुसलमान है, और कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं है तो इस देश के मुसलमान कुछ नहीं है। यह आपने बयान सुना, और बिहार में ओवैसी वर्सेस तेजस्वी की जो लड़ाई चल रही है वो आपने अच्छी तरह से सुनी होगी, उन बयानों का मैंने जिक्र भी किया, मैंने वो सुनवाए भी। मैं उन पर आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक लीजिए, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, ब्रेक लीजिए। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।
चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं न्यायपालिका और सेना पर प्रहार, क्या ऐसे जीतेंगे बिहार। राहुल गांधी का सेना को लेकर, न्यायपालिका को लेकर जो बयान था, उस पर मैंने चर्चा भी करी अपने मेहमानों के साथ, वो बयान भी आपको सुनवाया। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने रेवंत रेड्डी, बिहार के माफ़ कीजिएगा, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान सुनवाया। हाजी नाजिम खान साहब, आपने बयान सुना। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस है तो मुस्लिम हैं, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं होगी तो मुसलमानों को कुछ नहीं। कितनी सहमत है इस बयान से आप? हाँ अशोक जी, देखिए इस बयान से पहले देखिए मैं सेना के बारे में कहूंगा। देखिए मुझे बड़ा फक्र है कि अपनी भारत की सेना पर, और देखिए यहाँ पाकिस्तान की बात हुई तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है जो हमारी भारत की सेना के सामने खड़ी भी हो सके। घुटने टेक दिए थे पाकिस्तान की सेना ने। मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है अशोक जी, जब मैं भारत के इस पाक सरजमी पे पैदा हुआ, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा इस भारत की पाक सरजमी पे दफन भी हो जाऊंगा, तो मेरी भारत की सेना का बड़ा सम्मान है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से रेवंत रेड्डी जी ने ये कहा है, तो मैं कहता हूं कि देखिए भारत का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार में सुरक्षित है, क्योंकि हम लोगों का विश्वास है क्योंकि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है, मोदी जी नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार थी हमेशा मुसलमानों का शोषण हुआ था, हमेशा मुसलमानों से दरी बिछवाई जाती थी, मुसलमानों से दरी बिछवाने के साथ साथ मुस्लिम वोट लेते थे और सिंहासन पे की गद्दी पर खुद बैठते थे। लेकिन भाजपा ने कभी मुसलमानों से दरी नहीं बिछवाई। भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि आप हाजी साहब, बीजेपी ने बिहार में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, एक भी मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दी है, तो इस पे आपको शिकायत नहीं होती? इसकी आपको खराब नहीं लगता? हाँ अशोक जी, देखिए हम लोगों को लगा था कि हाँ देखिए बिहार में 101 सीटों पर लड़े, लेकिन जब वो एनडीए में हुए तो हम लोगों को तसल्ली हुई कि वहां पे 5 सीटें मुसलमानों को दी। तो देखिए हम लोगों के लिए तो बड़ी फक्र की बात है, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की बात करते, तो हम लोगों को बड़ा फक्र है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में मोदी जी है, और अल्लाह के समय दुआ करता हूँ जब तक मोदी जी जिंदा रहे और देश के नेतृत्व करते रहे, ये हम लोगों के दिल से दुआ है, क्योंकि उनके हाथों में देश सुरक्षित है। अशोक जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, अशोक जी एक चीज, अशोक जी एक चीज और, हाँ अशोक जी देखिए, अशोक जी देखिए आपने जो एक इतिहास की जानकारी दी थी, मैं आपको दिल से बिल्कुल आभार प्रकट करता हूं आपका, क्योंकि करोड़ों जो भारतीय आवाम है उन्होंने आपका जो इतिहास का ज्ञानवर्धक लिया। क्योंकि आपने देखिए जिस तरीके से सेना के बारे में बताया, तो हम लोग कभी भी सेना के जाति में नहीं जाते। हम चाहते कि हम सब मिलकर एक एकजुट रहे। हम लोगों की कोई जाति नहीं है, हम सब भारतीय है और हमें अपनी भारतीय सेना पर फक्र है। सेना में आपका दिल से शुक्रिया। सेना में जो व्यक्ति खड़ा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक ही होती है जाति, और वो जाति होती है भारत की सीमाओं की रक्षा करना। उसकी और कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ, और कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ भारत का जवान होता है, भारत का सेनानी होता है, सिपाही होता है। लेकिन जन जिज्ञासु जी, ये बयान मैंने आपको सुनवाया, ये बयान तो खैर जो है ये चल रहा है, तेलंगाना में भी उपचुनाव है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी ओवैसी, और मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, जिस तरह से ओवैसी जी के उम्मीदवार ने जो तेजस्वी यादव जी के ऊपर टिप्पणी की, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए कि आंख निकाल लेंगे ये वो, इस तरह की। लेकिन ये चल क्या रहा है बिहार में? ये ओवैसी जी तो आपके साथ आना चाहते थे। इतनी कटुता जो है, मुझे लगता है राजनीति में ठीक नहीं है। हम एक विचारधारात्मक राजनीति करते हैं, और हमारा अपना एक लक्ष्य है, हमारी अपनी एक दृष्टि है, नजरिया है, और उसी धरातल पर खड़े होकर हम इस समाज को और देश को बनाना चाहते हैं। हमारी ना इत्तेफाकी उनके सियासी तौर तरीके से हो सकती है, लेकिन सबको हक है जमहूरियत में अपनी बात कहने का, लेकिन वो मर्यादित ढंग से हो तो बेहतर है। और हमने देखा इस चुनाव में किस तरह से गरिमा को गिराने वाली टिप्पणियां हुई हैं, और उसमें प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी सब शामिल हैं। एक हत्या हुई है मोकामा में, और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि जो गरीब गुरबों को बाहर वोट डालने के लिए निकलने मत देना, और जो अगर बहुत ज्यादा करे तो फिर उसको अपने साथ लेकर जाके गिरवाना। ऐसा तो किसी संविधान की शपथ लेने वाले आदमी से नहीं उम्मीद की जाती है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, और एक उन पर दायर भी हो गया है मुकदमा, FIR हो गया है बल्कि। और लेकिन हम कह रहे हैं कि इस आदमी के बाहर रहते हुए वहां बेखौफ निर्भीक होकर लोग वोट नहीं कर सकते, और वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता।
इस आदमी को अंदर किया जाना चाहिए ताकि लोग घर से बाहर निकल सके। ओके। और 70 गाड़ियों का काफिला क्या चुनाव आयोग इसकी इजाजत देता है? आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो ये सीधा सीधा उल्लंघन है। और जहां तक मान लीजिए कि ओवैसी जी का ताल्लुक है, तो मैंने आपसे कहा कि जमहूरियत में सबको इंतखाब में जाने का हक है और वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं उनके उम्मीदवार। लेकिन हम लोगों का स्पष्ट मानना है, एक मिनट, आपने जो कहा वो ठीक बात है। और जयंत जिज्ञासु जी, ये भी है कि अनंत सिंह पर भी एफआईआर हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी। उनकी गिरफ्तारी हुई तो हो सकता है इसमें भी हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन धनंजय गिरी जी, ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह की बयानबाजी चल रही है ओवैसी जिसके लोग के और बाकी जो चल रहा है, और साथ साथ वो कह रहे हैं कि भाई ललन सिंह के खिलाफ और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से नहीं होगा। दोनों अलग बातें हैं। ललन सिंह जी ने जो बातें कही है, चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है और उनको नोटिस किया है। वो चुनाव आयोग के समय समक्ष जाएंगे, अपना जवाब देंगे, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, अभी प्रशासन से लेकर सब कुछ चुनाव आयोग के साथ है, तो वो उसको चुनाव आयोग का डिस्क्रिमिनेशन पावर है और चुनाव उसको एक्सरसाइज करना है। दूसरी बात, जिस बात पर आप अभी कह रहे थे, ये जो कांग्रेस का कल्चर रहा है, ये मुसलमानों को डरा करके रखने की जो राजनीति हुई है कि मुल्क का मुसलमान मुल्क से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को एक मकाम तक लेकर नहीं जाए, ये प्रयास कांग्रेस ने शुरू से किया और कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब भी रही है। उनको डर दिखा करके, अकलियतों को डर दिखा करके वोट बैंक बना करके रखने का ये कांग्रेस का कल्चर रहा है। और इसी कारण से आज जब बात उठी है अकलियतें, बिहार में भी है, तो देखिए कि लालू जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक समीकरण बनाया था MY का, जिसमें मुस्लिम यादव मूलतः उन्होंने इस बात को रखा था और तो उसमें लगातार अब आज जो ओवैसी या तमाम राजनीतिक दल या जो उस तरह की जो अलग अलग, अब उसमें भी नए नए दल आ गए हैं जो बात करेंगे मुसलमानों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। उनका कहना है कि अति पिछड़ा का 2% सहनी को आप डिप्टी CM बना रहे हैं, 17-18% मुस्लिम आबादी को आप कुछ नहीं बना रहे हैं। तो ये उनके बीच में चल रहा है कि उस पर्टिकुलर वोट बैंक पर दोनों की दावेदारी है कि हम ये वोट ले लें तो हम ये वोट ले लें। उससे भी नया मसला निकल के आ गया है। किन दोनों की दावेदारी आप अशोक जी, एक मिनट आ रहा हूं जयंत जी, एक मिनट, किन दोनों की दावेदारी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और RJD तो अपना दावा करती है। अब नया उस पर ओवैसी जी ने दावा ठोक दिया है, ये हमारा वोट बैंक है। उनका तो नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमान, उनका तो क्लियर एजेंडा है। उनका तो अपना एक अच्छी बात ही अशोक जी, कम से कम वो सामने से कह तो रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमान है, इसके बाहर हम ना सोच ही नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों ने कुछ और नाम रखे हुए हैं, छद्म नाम रखे हुए हैं, लेकिन उसी वोट बैंक के सहारे चल रहे हैं, वो बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात, अभी देखिए लालू जी को सब लोग ये जानते हैं कि वो ट्रेडिशनली रिच है और लालू यादव को होली मनाते, कुर्ता फाड़ होली मनाते या छठ पर्व मनाते सबने देखा है। अभी तेजस्वी जी के बड़े भाई तेज प्रताप जी ने चैलेंज कर दिया कि क्या तेजस्वी जी की पत्नी छठ मनाएंगी क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तेजस्वी जी के बड़े भाई तेज प्रताप जी ने चैलेंज कर दिया कि छठ मनाएंगे क्या। अब बिहार में एक नई समस्या का जन्म हुआ है। यादव ये समझ रहे हैं कि भाई वो होली मनाने वाले लालू जी को जानते थे, अभी हेलोवीन मनाने वाले लालू जी हो गए। तो यादव बेसिकली होली मनाए कि हेलोवीन मनाए, ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। जयंत जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से, संक्षेप में, मुझे एक और ब्रेक लेना है। होली मनाने का तात्पर्य ये है कि जमुना तट श्याम खेले होली, ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। जमुना तट श्याम खेले होली, होली मनाने का मतलब है कृष्ण से कनेक्ट होना, और हेलोवीन मनाने का मतलब है क्राइस्ट से कनेक्ट होना। तो यादव कृष्ण से अपने आप को कनेक्ट करता है। ओके, जयंत जिज्ञासु जी रिस्पॉन्ड तैयार नहीं होंगे। हाँ, जयंत जिज्ञासु जी रिस्पॉन्ड करें। अशोक जी, सर मुझे एक ब्रेक लेना है प्लीज। जयंत जिज्ञासु जल्दी से। अशोक जी, हमारा संविधान सभी धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देता है, जिनमें आस्था है वो करते हैं। इस तरह की छोटी बातों में हमें उलझकर इस चुनाव को एजेंडे से नहीं भटकाना चाहिए। तेजस्वी जी की घोषणाओं से किन को परेशानी है? अगर हम कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य को मजबूत होना चाहिए, गांधी के अंतिम व्यक्ति को उनका हक मिलना चाहिए, तो इसमें क्या परेशानी? जो यथास्थितिवादी लोग हैं, जो व्यवस्थावादी लोग हैं, जो दीनहीन विचाराधीन स्थिति में गरीब को रखना चाहते हैं, और दूसरी बात कि जो पूंजीवादी लोग हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, वो चाहते ही नहीं कि इनको गुर्बत से निकाला जा सके। इसलिए जब हम एक मुश्त 12 महीने का 2500 रुपया के हिसाब से जोड़कर
30,000 रुपये सरकार बनने के 2 महीने के अंदर 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन बिहार की माताओं बहनों को देना चाहते हैं। ठीक है, तो लोग तरह तरह की ठीक है। बातें करते हैं। आज मुझे लगता है वादों का दिन नहीं है जयंत जिज्ञासु जी। अभी आज वादों का दिन नहीं है, अभी तो पहले चरण का मतदान होना है, उसके बाद फिर हम तो और वादों पर बात करेंगे। आज वादों पर ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और रमनीश आऊंगा मैं। 1 मिनट पवन पटेल जी आपके पास भी आऊंगा, एक ब्रेक ले रहा हूँ। सर रुकिए, मैंने आपको समय दिया, रुकिए, मेरे पास समय कम है। एक और भी मेहमान उनको भी मुझे लेना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में तमाम बिहार के मुद्दों पर भी बात करें, राहुल गांधी के विवादित बयान की बात की। अभी ब्रेक पे जाने से पहले 1 मिनट, जयंत जी मेरे साथ एक मेहमान है, इनको मैंने मौका भी नहीं दिया। रमनीश जी, सवाल ये कि एक बात ठीक है कि जो जयंत जिज्ञासु जी कह रहे हैं कि भाई हमारा मुद्दा जो है बिहार को गुर्बत से निकालना है, रोजगार देना है, लेकिन ये लोग हेलोवीन की बात कर लेते हैं। अब हेलोवीन आया और वो मनाया तो कह रहे सब धर्म समान होते हैं, उसमें क्या हर्ज है? सर्वधर्म समान होते हैं तो छठ तो नहीं मनाएंगे ये? छठ मनाने में इनको आपत्ति हो जाएगी, हेलोवीन मनाएंगे ये? फिर बात करते हैं कि अभी राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव जी की बात करें, उनकी एक राजनीति जो है ना हमेशा से रही है कि सेना का अपमान करिए, न्यायपालिका का अपमान करिए, इलेक्शन कमीशन का अपमान करिए और जाति का विभाजन लेके आइए बिहार में। जबकि उनकी दादी के समय में कहा जाता है जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को आज ले आए हैं राहुल गांधी फुटपाथ पर। और तेजस्वी यादव, आपकी राजनीति, क्या उन राजनीति को हम भूल जाएं? अपहरण, फिरौती और गुंडा राज जिस तरह से चला करता था, उसको कहा जाता कि इतिहास को बार बार 1990 और आप जंगल राज को क्यों भुनाना चाहते हैं बार बार? कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो याद दिलाना पड़ेगा ना भाई, आगाह तो करना पड़ेगा ना कि हमारी इनकी जो खास करके तेजस्वी यादव जी के पिताजी और इनके समय में भी जब जब इनकी सरकार आते हैं आरजेडी की, तब जंगल राज पनपता है बिहार में। फिर उसके बाद दूसरी बात करें, लालू राबड़ी जी के समय में बिहार बख्तियार खिलजी ने एक समय लूटा था और उसके बाद 1990 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी ने, राबड़ी जी ने लूटा, राजद के नेताओं ने लूटा। और आज बात करना चाहता हूं, हम आगाह करना चाहते हैं, चूंकि आज की राजनीति, बिहार की राजनीति विकास के कुंजी के ऊपर ही चलती है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नीतीश जी ने दिया है। राष्ट्रवाद, न्याय और विकास के मुद्दों के ऊपर चलेगा। फिर आपने अभी जयंत जिज्ञासु जी ने एक बात उठाई कि हमारे नेता जो मुलायम सिंह यादव 1996-97 में आप ही ने उनको रोका था ना प्रधानमंत्री बनने से, आपने उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया था। आज वो आपके नेता हो जाते हैं, चलिए ठीक है, मान लीजिए आपके वो नेता हो गए, लेकिन हमारे नेता नवी कम से कम फेल तो नहीं हो सकता। 8वीं फेल जो है वो मुकेश सहनी जैसे नेता नहीं हो सकता। हमारे नेता 60 से ज्यादा जिसने नरसंहार किए, लालू यादव जी के समय में पठानी टोला, भीमा डिग्री तो नहीं है, सेनारी नरसंहार ये सब करने वाले नहीं हो सकते।
हम वो वैसे देवीलाल नेताओं यादव को और नहीं कह चौधरी की डिग्री सकते क्या जिसका है? मुखिया ओके। साधु यादव विश्वविद्यालय जैसे नहीं हो गए, जाए, लेकिन इस देश उसका को मुखिया चलाया। सुभाष यादव आपको जैसे हो जाए, डेमोक्रेसी उसका का मुखिया मतलब ही अशोक नहीं महतो हो पता जाए, है। उसका आप मुखिया मेरिटोक्रेसी जय में आ साहबुद्दीन के जाते। नारे लगाने वाले हो जाए, आनंद उसका सिंह मुखिया क्या है? तेजस्वी यादव जैसे आनंद मोहन क्या अनपढ़ है? एक हो जाए। सुनील हम पांडे वैसे साहब की नेताओं को कौन सी बिहार में रिश्तेदारी नहीं है सोचना जी? चाहते। ओके, अनपढ़ क्योंकि जैसे बिहार शब्द जो मत है, इस्तेमाल आज करें। रिश्तेदारी है। आज राजनीति बिहार करिए, जो है इस्तेमाल विकास अनपढ़ के क्यों कर रहे हैं? पथ पे दूसरी चल गोल रहा पार्टी है। जातिवादी विकास बात है। के विकास के ओके, मुद्दे ओके, हैं, वहाँ पे ओके, टिकेंगे। ओके, आप यदि जात की बात करेंगे, आप कहेंगे ओके, बुरावाद साफ ओके, करो, तो आपको हम टिकने नहीं देंगे। ओके, क्योंकि ओके, वहाँ पे ओके, ओके, बिहार की ओके, जो ओके, भागीदारी ओके, है, ओके, राजपूत की बात ओके, करें, ओके, ब्राह्मण की बात ओके, करें, पवन माला की पटेल, बात ओके, करें, ओके, हो गया, ओके, मेरा पवन यही पटेल, तो पवन समझ पटेल, है, ओके, ओके, रुकिए रमनीश जी, ओके रमनीश जी, रुकिए, रुकिए, बाकी सबकी रमनीश आवाज जी। रोकिए प्लीज। पवन पटेल आखिरी 30 देखिए सेकंड मेरा जल्दी से। निवेदन तो एक मिनट रुकिए, रुकिए एक मिनट जैन जी, मांगेंगे 30 सेकंड लेकिन पवन अपना पटेल। कागज नहीं दिखाएंगे, अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे, सम्राट चौधरी की डिग्री नहीं दिखाएंगे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक महिला पॉलिटेक्निक अरे का रुकिए ना, डिग्री ले रुकिए, लिया। रुकिए, ये सब भाई बातें मैं नहीं किसी की करेंगे। डिग्री पे तो बात जो नहीं करना भारतीय चाहता, जनता मुझे पार्टी मेरा का डिग्री दोहरा कोई मुद्दा चरित्र नहीं है, है। वो आम जनता के सामने समझ में आ रहा है कि हम दूसरे के लिए कुछ, अपने लिए कुछ रहेंगे। हम कहते हैं घुसपैठियों की बात करते, बताए कितने घुसपैठिए निकाले। हमारा जब 2004 से 13 तक 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया इन्होंने, 2014 से 2025 तक मुश्किल से 15,000 घुसपैठियों ओके, 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 की बात ओके, 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 आखिरी 30 सेकंड धनंजय गिरी। ओके धनंजय गिरी, आखिरी 30 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। धनंजय गिरी आखिरी 30 सेकंड, धनंजय गिरी। देखिए अशोक जी, सबसे मौजू है बिहार का चुनाव, और बिहार का चुनाव का पहले चरण का प्रचार आज शाम को 6 बजे खत्म हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सुबह 9 बजे ही आकर के अपनी हार मान ली, और उन्होंने तमाम जो आज तक के वादे किए थे उससे बढ़ करके आज कहा कि भाई 2,500 रुपया जोड़ करके साल का 14 जनवरी को दे दूंगा। उसी समय महिलाओं ने कहा कि सियारा हुए रंग बदल लेबा। लोग यह बिहार में कहने लगे कि तेजस्वी हार की हाहाकार से तड़प रहे हैं, और इसीलिए रोज नया नया लॉलीपॉप लेकर के झांक रहे हैं। ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तेजस्वी जी अगर अब तारे तोड़ कर लाने की जमीन पर बात करेंगे तो बिहार की जनता ने ताड़ लिया है कि सियारा हुए रंग बदल। चलिए सर, चलिए सर, आज फिलहाल इतना ही। अभी बिहार की डिबेट जारी रहेगी क्योंकि अभी पहले चरण का प्रचार खत्म हुआ, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। 14 नवंबर तक लगातार ये चर्चा सिलसिला चलेगा। लेकिन आज फिलहाल इतना ही। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, एक बारगी देश के लोग ये जरूर सोचे कि सेना को जाति के आधार पर बांटना ये कौन चाहता है, क्यों चाहता है, उसका एजेंडा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने तथ्य आपके सामने रखे, निर्णय आपका है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।